जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया का फिजियोग्राफी पढ़ रहे हैं, यानी कि भू आकृतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने उत्तर के विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को देख लिया। उसके बाद उत्तर के विशाल मैदान को भी पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का पठार, या उसे ही प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, या इंग्लिश में उसे पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि दक्षिण भारत के पठार पढ़ना है हमें। तो पहले ये समझ लेते हैं पठार क्या होता है। तो समुद्र तल से अगर 1000 मीटर की ऊंचाई का पर स्थित ऐसा क्षेत्र जो नुकीला हो तो उसे पर्वत कहते हैं, और अगर समतल हो तो उसे पठार कहते हैं, लेकिन उसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, और अब हम समझते हैं कि प्रायद्वीप क्या था। प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब ऐसा बहुत बड़ा लैंडमास जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए, इसीलिए इसे, चूँकि भारत का जो दक्षिण वाला पार्ट है वो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है और बहुत बड़ा लैंडमास है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो 3 ओर से एक बहुत बड़ी लैंडमास जो है वो पानी में घिरी हुई है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, इसे इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है। तो आप समझते हैं पेनिनसुला। अब चूँकि हमें दक्षिण भारत का पठार देखना है तो आपको इसका इतिहास थोड़ा सा बताएं। जो आज आप दक्षिण भारत को देख रहे हैं, एक्चुअल में ये आज से 1 अरब साल पहले यहाँ पास आया। उसके पहले तो ये था ही नहीं। तो इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास देखना पड़ेगा इसका। तो देखते हैं। तो आपको बता दें, आज से 1 अरब साल पहले तो जो ये भारत का दक्षिण वाला पार्ट है, ये तो यहाँ था ही नहीं। ये था मकर रेखा के पास, यानी यही मेडागास्कर के पास। ये आपको दिख रहा होगा मेडागास्कर, ये, और यही है मकर रेखा। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का प्रायद्वीपीय भारत दिख रहा है वो कुछ ऐसा यहाँ पर था, और कई करोड़ साल लगे इसे आज वाले भारत तक पहुँचने में। तो अब इसी को समझते हैं कैसे। तो आपको बता दें, एक वैज्ञानिक थे भूगोलविद जिनका नाम था वेगनर। उन्होंने 1912 में एक सिद्धांत दिया जिसे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले तो जो हमारी पृथ्वी थी वो गर्म बिल्कुल आग का गोला थी। फिर लगभग आज से 2.5 करोड़ साल पहले उसमें बारिश वगैरह हुआ, जिससे जो वहाँ पास एक महासागर का निर्माण हो गया, और एक जो लैंड बची बीच में उसे पेंजिया कहा गया, और जो महासागर बना उसे पेंथलासा कहा गया। इसके बाद कुछ सालों का और समय लगा, यानी कुछ सालों का मतलब करोड़ों साल और बीते, और वहाँ पर एक तेथिस सागर का निर्माण हुआ। ठीक है, आज ये जो लैंड दिख रहा है ये वाला, ये नक्शा नहीं था एक्चुअल में, आज से लगभग 2.5 करोड़ साल पहले। तो यहीं पास था एक तेथिस सागर, और ये नीचे भी लैंड थी। तेथिस सागर और बढ़ता गया, और वो जो पेंथलासा था, सॉरी पेंजिया महाद्वीप था, उस पेंजिया महाद्वीप को काट दिया और 2 पार्ट में अलग कर दिया। जो उत्तर की ओर था उसे लारेशिया कहा गया या अंगारा लैंड कहा गया, और जो दक्षिण की ओर बचा उसे अंगारा लैंड कहा गया। तो आज ये जो आप साउथ अमेरिका देख रहे हैं, अफ्रीका देख रहे हैं, ये सब अंगारा लैंड के पार्ट है। हमारा दक्षिण भारत का भी देखिए पार्ट, तो ये भी अंगारा लैंड का। तो क्वेश्चन पूछेगा जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो अंगारा लैंड का पार्ट है कि गोंडवाना लैंड का, तो आपको बताना है कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, और इसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ से खिसकते कई सारे प्लेटों के टकराव से ये, और आज के जो आज हमारा प्रायद्वीपीय भारत दिख रहा है वहाँ पर पहुँचा। ठीक है, तो इसमें कई करोड़ साल लगे। तो हम थे कहाँ? मकर रेखा पर। अब सोचिए, जब हम मकर रेखा पर थे तो उस समय यहाँ की जनजातियाँ अलग रही होंगी। जनजातियाँ मतलब वनस्पतियों की जनजातियाँ अलग रही होंगी, कई प्रजातियों में की रही होंगी, यहाँ के जीव जंतु अलग रहे होंगे। ठीक है, फिर कई करोड़ साल लगे तो हम पहुँचे भूमध्य रेखा पर। वहाँ पर टेम्परेचर अलग, जलवायु अलग, जनजातियाँ अलग, जानवरों की प्रजातियाँ अलग, वनस्पतियों की प्रजातियाँ अलग, और आगे बढ़े इसी तरह। और इसी क्रम में आज हम जहाँ पर हैं वो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। तो आपको पता चला कैसे। तो प्रायद्वीपीय भारत तो था ही नहीं जहाँ आज दिख रहा है। ये था कहाँ? ये जो आप मेडागास्कर देख रहे हैं, मोजाम्बिक से तोड़ के ले गया है कौन? भारत ही ले जा रहा था, लेकिन यहीं रह गया। यहीं पास मालदीव भी छूट गया, यहीं पास डिगो गार्सिया भी छूट गया, श्रीलंका भी छूट गया। तो ऐसे करके कई सारे पार्ट गए, और आज जो प्रायद्वीपीय भारत। अब देखिए, जैसे ही ये प्रायद्वीपीय भारत यहाँ गया तो यहाँ इसने टक्कर मारी, और आपको बताया है यहीं पास तेथिस सागर था, और ये ऊपर पूरा यूरेशियन प्लेट थी।
अब जैसे ही ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अब इंडिया का है तो इसलिए इंडियन प्लेट जो थी वो टकराई, और ये जो तैथिस सागर था इसके नीचे पूरा अवसाद जमा था। अब किसी सागर के नीचे का तल जो होगा वो बहुत कठोर तो होगा नहीं, तो जैसे ही इस पर टकराई प्लेट तो इंडियन प्लेट धंस गई, और उसी का जो तैथिस सागर का अवसाद था वो ऊपर उठ गया, ठीक है, और ऊपर उठने से हिमालय का निर्माण होने लगा। अब बताइए, जब कोई चीज़ तेज़ी से टकराएगी, मान लीजिए एक चीज़ हम किसी दीवार के सामने तेज़ी से टकराएंगे तो वो आगे टूट जाएगी और पीछे से कुछ उठ जाएगी। तो जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पार्ट है वो जब आगे इस यूरेशियन प्लेट से लड़ा तो क्या हो गया, ऊपर की ओर उठ गया। इसका ये जो दक्षिण वाला पार्ट है ये ऊपर की ओर उठ गया और आगे वाला धंस गया यहाँ पास। अब बताइए, जहाँ आज हम लोग रह रहे हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल धंसा हुआ पार्ट था, ठीक है, लेकिन आज ये भर कैसे गया? तो इसका कारण हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ और कई नदियाँ निकलती हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, सरयू, काली सिंध, फल्गु, निरंजरा, ठीक है, भागमती, कमला, इतनी सारी नदियाँ निकलती हैं जो अपने साथ अवसाद लाती हैं, कचड़ा लाती हैं। तो वो उसी मैदान पर, अब यहाँ से मान लीजिए ये पहाड़ है और यहीं से ये वाला धंसा और इधर हमारा प्लेट्यू है, ये रहा प्लेट्यू, ये रहा हिमालय। अब यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलेंगी तो अपने साथ गाद, कचड़ा सब कुछ लेके आएंगे, यहाँ भरती गई, पर उतना नहीं भर पाई। और आपको बता दें, प्रायद्वीपीय पठार से भी कई सारी नदियाँ निकलती रहेंगी, वो भी भरती गई। तो ये जो आज हमारा मैदान दिख रहा है, जो उत्तर का विशाल मैदान, वो बना कैसे? तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार यहाँ से आया है, वो जब टक्कर मारा है यूरेशियन प्लेट पर, तब जो धंसाव के कारण जो जगह खाली हो गई है, उसी पर जो हिमालय से लाई गई, हिमालय से नदियों द्वारा लाया गया अवसाद भरा गया, वही आज उत्तर का विशाल मैदान दिखता है और दुनिया का सबसे उपजाऊ और सबसे पॉपुलेशन वाला, यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला मैदान है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो आज प्रायद्वीप दिख रहा है वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से वो आया। इसलिए आपको पता चला होगा कि कैसे हमारे प्रायद्वीपीय भारत का आज जो हमें दिख रहा है हमारा दक्षिण भारत, उसका निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो कोई पूछे कहाँ से, किसका हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। और स्थित कहाँ था, तो मकर रेखा के पास स्थित था, और अब कहाँ है, तो कर्क रेखा के पास है, कर्क रेखा और मकर भूमध्य रेखा के बीच में, ठीक है। अब समझते हैं, आपको बताया कि जब ये टकराव हुआ यहाँ, तो यहाँ बिल्कुल भ्रंश पैदा हो गया और सारी जो नदियाँ थीं वो यहाँ पास अपना गाद कचड़ा लेकर आई और यहाँ मैदान का निर्माण कर दी। लेकिन जब ये लड़ा, यानी कि जब इसका टक्कर हुआ यूरेशियन प्लेट के साथ प्रायद्वीपीय भारत का, तो इसका पीछे वाला पार्ट जो था वो उठ गया। इसीलिए आप देखिए, दक्षिण भारत की जो भी ऊंची चोटियाँ हैं सब बिल्कुल दक्षिण में, चाहे वो अन्नामलाई हो, चाहे वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो, सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ कहाँ हैं, यहीं पर, ठीक है। अब हम समझते हैं, अब आपने देखा कि जैसे ही ये टक्कर हुई तो यहाँ तो मैदान का निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। इसीलिए अब आप ध्यान दीजिएगा, तो जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं जियोग्राफी की, तो उसमें पहले हिमालय देता है, उसके पहले जो हमें पढ़ना रहता है वो उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़ना रहता है, उसके बाद दक्षिण के पठार को पढ़ना रहता है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार को, और इन दोनों के निर्माण के बाद ही इस बीच वाले यानी उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। इसीलिए तीसरा चैप्टर उसको रखता है। हमने भले पढ़ा, पहले पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ा, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान पढ़ लिया, और अब दक्षिण का पठार पढ़ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में बना सबसे लास्ट में कौन? समतल का मैदान, यानी उत्तर का जो ये विशाल मैदान दिख रहा है ये सबसे लास्ट में बना, ठीक है। तो किताबों में आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला दिया रहता है, उसके बाद दक्षिण का पठार दिया रहता है, और तब जाके उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ना रहता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे हुआ? तो किताब लिखने वाले किताब के तरीके से, हम लोग अपने समझ के तरीके से पढ़ते हैं, ताकि जिससे हमें आसानी हो। अब देखिए, याद रखिए, जब ये यहाँ टकराया तो ये इसका जो प्रायद्वीपीय भारत का जो जिस प्लेट पर है उसका नाम है इंडियन प्लेट, और इधर अरब सागर वाला जो अरब प्रायद्वीप दिख रहे हैं वो सब है अरब प्लेट पर, अरेबियन प्लेट बोला जाता है। जब ये आया तो अरेबियन प्लेट भी, अब देखिए ये टेक्टोनिक प्लेट्स का कॉन्सेप्ट है, ये आपको अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब हम लोग जियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें पूरा बताएंगे कि जो भी स्थल हैं ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, ठीक है। कहीं कोकोस प्लेट है, कहीं फूका प्लेट है, कहीं पैसिफिक ओशियन प्लेट है, तो ये अरेबियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट से क्या हो गया, टक्कर हो गया। ये अरब सागर है, अरब सागर किस प्लेट पर स्थित है, तो अरेबियन प्लेट पर, और इधर कौन है, इंडियन प्लेट। जब ये आपस में टकराई
तो इनमें हलचल हुआ तो दोनों के बीच में दरार पड़ी, और दरार पड़ी तो पृथ्वी के अंदर तो पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है, धधकता हुआ। और जैसे ही इसमें दरार पड़ी वो निकलना स्टार्ट हो गया, और वो खूब निकला। कई बार हलचलें तो होती रहती हैं, कई करोड़ सालों में बीच बीच में क्या होती रही, ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती रहीं, जिससे हलचलों के कारण इनके बीच में दरार आती रही, और क्या हो गया, यहाँ ज्वालामुखी उद्गार होने लगा, और ये ज्वालामुखी हर जगह फैलने लगा, इधर भी उधर भी, और सबसे ज़्यादा यहीं पास उद्गार हुआ, इस जो महाराष्ट्र वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, इसे दक्कन कहा जाता है। अब जरा याद करिए, अगर आपके घर में कभी कोई घर बन रहा होगा तो बालू आई होगी, बालू ट्रक से आई होगी, तो जब बालू उतार रहा होगा तो आजकल तो प्रेशर वाला आ गया है, तो वो उतारता है जब, तो एक कगार बनता चला जाता है, यानी कुछ ऐसे शेप में बालू बनता चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही शेप जब ये फेंकती है गई तो इधर ऊंचा बनता चला गया, और इधर एक कगार बनता चला गया, और कगार को घाट कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पास पश्चिमी घाट का निर्माण हो गया, ठीक है। एक पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ, यानी कि कोई बना हुआ पर्वत नहीं, बल्कि ये ज्वालामुखी से बना हुआ एक पर्वत है, ठीक है। और ये काफ़ी सालों तक, अब देखिए जहाँ पास में गिरा वहाँ अलग तरह की चट्टानें होंगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ कई बार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, तो ज्वालामुखी के से जो मैग्मा निकलता है वो जब ठंडा हो जाता है तो लावा बन जाता है, वही बार बार उसी पर गिरा तो उससे ही चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है, कायांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानें। तो यहाँ पास खतरनाक बेसॉल्ट चट्टानें खूब बन गई, बहुत मजबूत, और कई लेयर में, क्योंकि यहाँ देखने बार बार ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, कई हज़ार सालों में बार बार उद्गार हो रहा है। अब ऐसा होने लगा, इधर भी गिरने लगा। अब जहाँ पास ज्वालामुखी उद्गार होते हैं वहाँ पास जीवाश्म कई सारे दबते हैं, जिससे कि वहाँ पेट्रोलियम का या खनिज का भंडार हो जाता है। तो यहाँ जो दक्कन वाला पार्ट है, यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा जो खनिज का भंडार है वो दक्कन के पठार में है, ठीक है। इस ज्वालामुखी का जो लावा था वो और भी फैला, तेलंगाना में गया, आंध्र प्रदेश में गया, तमिलनाडु में गया, कर्नाटक में गया, छत्तीसगढ़ में गया, ठीक है, और इधर झारखंड में गया। अब लेकिन इधर तो अब देखिए, इसीलिए देखिए झारखंड में, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड से निकाला जाता है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली वगैरह है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार है। ये सब जगहें क्या है, खनिज, लौह, एस्क, मैग्नीज, ठीक है, इन सब चीज़ों से भरी हुई हैं। तो क्यों भरी हुई हैं, क्योंकि कई करोड़ साल पहले ज्वालामुखी उद्गार के कारण यहाँ जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उनसे जीवाश्म जो निकला, तो उसी की वजह से उनसे जो जीवाश्म आज के समय में क्या बन गए, पेट्रोलियम का निर्माण के लिए, उसी से यहाँ भी गिरा। तो यहाँ देखिए, अब चूंकि इतना दूरी पर था इसलिए यहाँ भी कगार बनता गया, और उस कगार चूंकि ये पूर्व की ओर था और घाट का काम कर रहा था, इसीलिए इसे पूर्वी घाट कहा गया, लेकिन ये कम ऊंचा था। अब जहाँ पास बालू गिराया जाएगा वहाँ तो ऊंचाई ज़्यादा ही रहेगी ना, और जैसे जैसे दूरी हटती जाती है, ट्रक जाता रहता है आगे की ओर, तो जो ऊंचाई होती है धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है कि पूर्वी घाट, तो आपको बताना रहेगा पश्चिमी घाट, ठीक है। अब सबसे जो मजबूत चट्टानें होंगी, परतदार चट्टानें होंगी, वो दक्कन के पास होंगी, क्योंकि यहीं पास कई बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी यहाँ से, वैसे वैसे यहाँ की चट्टानें कमज़ोर होती जाएंगी, इसीलिए यहाँ पास खनन करना आसान होता है, और सबसे ज़्यादा कठिनाई महाराष्ट्र में होती है। इसीलिए महाराष्ट्र हमारा सेविंग अकाउंट है, बचा हुआ है। अभी हमारे यहाँ कई सारी खाने यहाँ हैं, झारखंड में हैं, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, ठीक है। लेकिन अभी हम दक्कन के पठार को नहीं छू रहे हैं। लेकिन आप इधर ही देखेंगे, जब ये ज्वालामुखी का लावा इधर फैल रहा था तो इधर भी तो फैल रहा था, यहाँ भी जीवाश्म दबे होंगे तो पेट्रोलियम का निर्माण होगा। तो यहीं पास एक जगह है बॉम्बे हाई, नाम सुना होगा आपने, यहीं से भारत का पेट्रोलियम निकलता है। तो कैसे निकलता है, जब अरेबियन प्लेट इंडियन प्लेट से टकराई, तो टकराने से जो दरार पड़ी, उससे जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उससे जीवाश्म जो दबे, वो हजारों साल करोड़ों साल बाद पेट्रोलियम का रूप ले लिया, और आज हम उसी का फ़ायदा उठाएं। अब चूँकि वो बहुत ज़्यादा कठोर नहीं हो पाए जितना ये चट्टानें कठोर हैं। ये बताएं, ये जो दक्कन का पठार है ये कई परत में है, इसीलिए इतना सॉलिड हो गया है कि छोटा मोटा भूकंप तो यहाँ कुछ असर ही नहीं करता। भूकंप आता है तो दब जाता है, ठीक है। लेकिन यहीं एक छोटी सी जगह है लातूर महाराष्ट्र में, वहाँ बस इसका जो ये उद्गार हो रहा था, तो वो चट्टानों के क्रम में वो जगह छूट गई। तो क्वेश्चन पूछा था कि महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पास भूकंपीय घटनाएं होती रहती हैं, तो लातूर याद रखिएगा। बाकी यहाँ कभी कोई भूकंप वगैरह की घटना नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग
अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा निर्माण तो हो गया भाई, हमें पता भी चल गया कैसे ये इतनी जो खनिज हैं वो कैसे हुए, ठीक है, कैसे बने, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि जो हमारे पठार हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं और क्या क्या उनके नाम हैं, ठीक। तो देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कहाँ तक फैला हुआ है, तो इधर तो पूरा समतल का मैदान है, तो इधर आप थोड़ा सा राजस्थान ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, सॉरी महाराष्ट्र कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, वेस्ट बंगाल तो पूरा मैदानी इलाका है, निचली गंगा का मैदान है, उड़ीसा ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, केरला ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, ठीक है। ये है पूरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में नदी है एक। अब आपको पता है हमने जितना भी, चाहे वो पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़ी हो, चाहे वो उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा हो, चाहे अब हम दक्षिण भारत का पठार पढ़ने जा रहे हैं, इन सभी में जो इनकी क्लासिफिकेशन या इनके डिवीज़न का काम नदी करती है। मैदान भी हम पढ़ रहे थे तो गंगा का मैदान, ठीक है, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। हिमालय को भी जब हमने पढ़ा, कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, तो उसको भी नदियों के आधार पर बांटा था, याद करिए, सिंधु, काली नदी, तिस्ता नदी, दिहांग नदी। उसी तरह इस प्रायद्वीपीय पठार को भी 2 पार्ट में पढ़ना है। यहाँ से छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के बीच में मैकाल पर्वत है और उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, और वो भारत को बराबर 2 भागों में बराबर डिवाइड करती है, ठीक है। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी, और प्रायद्वीपीय पठार को भी 2 भागों में डिवाइड कर देती है। जो नर्मदा नदी के उत्तर वाला भाग है वो थोड़ा उठा हुआ है, इसीलिए उसका नाम उच्च भूमि है, और मध्य में है इसलिए मध्यवर्ती। तो इस ऊपर वाले इस पूरे का नाम तो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। जो नॉर्थ की ओर है वो उठा हुआ है और मध्य में, भारत के देखिए मध्य में, तो इसे मध्यवर्ती उच्च भूमि, उठी हुई है इसलिए उच्च भूमि। और नर्मदा के दक्षिण वाला या निचला जो हिस्सा है उसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो दक्कन है। इस पूरे को दक्कन का पठार कहा जाता है, इस पूरे पठार को, तो इसे दक्कन का पठार, जो साउथ में है, ठीक है। तो नर्मदा नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भाग में बांटती है। पहला मध्यवर्ती उच्च भूमि जिसे सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है, और दूसरा दक्कन का पठार, या इंग्लिश में उसे दक्कन ट्रैप। ट्रैप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ आपको बताएं चट्टानों की कई परतें हैं, इतनी मजबूत है ये चट्टानें कि इन्हें मतलब इनकी खुदाई करके, खनन करके पेट्रोलियम निकालना बहुत कठिन है आज के समय में, बहुत खर्चा लगेगा, ठीक है, और उतना भारतीय सरकार के पास है नहीं, ठीक है। इसलिए वो अगल बगल से, यहाँ जैसे केजी बेसिन है वहाँ से पेट्रोलियम निकालती है, मतलब गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में पेट्रोलियम की मात्रा है तो उसको निकाल रहे हैं, रिलायंस कंपनी निकाल रही है, ठीक है। इधर बॉम्बे हाई है, तो जो भी कमज़ोर चट्टानों वाला इलाका है वहाँ से हम लोग पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, लेकिन अभी ये बहुत खर्चीला पड़ेगा इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैप किस लिए कहा जाता है? ट्रैप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई परतें हैं, जाल की तरह बिछा हुआ है बिल्कुल, इसीलिए इसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। दक्कन का मतलब दक्षिण होता है, तो भारत के दक्षिण में इसलिए इसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। तो नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत को, प्रायद्वीपीय पठार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। अब हम देखते हैं, देखिए नर्मदा नदी के ऊपर वाला ये विंध्याचल वाला पार्ट है, इसे विंध्याचल का पठार कहते हैं। इधर राजस्थान की तरफ देखेंगे तो मालवा का पठार है, ठीक है। नर्मदा नदी के ऊपर अभी हम मध्यवर्ती उच्च भूमि को देख रहे हैं, यानी सेंट्रल हाईलैंड को, तो इसमें पहला पठार विंध्याचल का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, और ये छोटा नागपुर का पठार। अभी बताते हैं कि इसे छोटा नागपुर का पठार क्यों कहते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया, ये कहाँ थे, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के पठार हैं, विंध्याचल का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इसे छोटा नागपुर का पठार जो है वो मध्यवर्ती उच्च भूमि का पार्ट नहीं है बल्कि दक्कन के पठार का पार्ट, वो हम बताते हैं कैसे। देखिए अब हम लोग नर्मदा नदी के नीचे यानी दक्कन के पठार को पढ़ते हैं। तो ये जो महाराष्ट्र वाला इलाका है इसके आधे एरिया को, इस पूरे को तो दक्कन का पठार बोलते हैं, लेकिन इसे हम मेनली दक्कन ट्रैप कहते हैं क्योंकि यहीं पास सबसे मोटी परत है चट्टानों की। इसके आगे जब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो इस वाले एरिया को, महाराष्ट्र में ही जो पूर्वी वाला इलाका है उसे विदर्भ कहा जाता है। तो यहाँ पर विदर्भ का पठार, और विदर्भ में सबसे जो मेन शहर है उसका नाम नागपुर है, तो इसीलिए इसे हम नागपुर का पठार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम दक्षिण में क्या दिख रहे हैं, दक्कन का पठार, उसके बाद विदर्भ का पठार या उसी को नागपुर का पठार। नीचे कर्नाटक दिख रहा है, कर्नाटक में धारवाड़ का पठार, याद रखिएगा, कर्नाटक में धारवाड़ का पठार। आंध्र प्रदेश में रायलसीमा का पठार, आंध्र प्रदेश में रायलसीमा का पठार। तेलंगाना में तेलंगाना का पठार। कुछ तो आपको याद करना आसान है, आसान सभी है, बस मेरे साथ बोलते जाइए। पहला है दक्कन का पठार,
उसके बगल में विदर्भ का पठार या उसी को नागपुर का पठार, नीचे कर्नाटक है धारवाड़ का पठार, और नीचे जाएंगे तमिलनाडु है तमिलनाडु का पठार। आंध्र प्रदेश का पुराना नाम रायलसीमा था इसलिए रायलसीमा का पठार। तेलंगाना अभी बना है उसी के नाम पर पड़ गया तेलंगाना का पठार। छत्तीसगढ़ का निचला वाला हिस्सा जो है उसे बस्तर कहा जाता है, तो बस्तर का पठार। उड़ीसा का जो ये निचला वाला पार्ट दिख रहा है इसे दंडकारण्य कहा जाता है, तो दंडकारण्य का पठार। ठीक है, याद करिए रामायण में दंडक वन की चर्चा यहीं उड़ीसा के पास। ठीक है, और दक्कन ट्रैप को ही लावा का पठार कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभार क्वेश्चन घुमा के दे देगा लावा का पठार कहाँ है, किस पठार का हिस्सा है, तो दक्कन के पठार का हिस्सा है लावा का पठार। ठीक है, और अब देखिए यहाँ झारखंड में जो पठार है उस पठार में वहाँ जो चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों की प्रकृति किनसे मिलती है, तो विदर्भ के पठार से मिलती है, और विदर्भ के पठार को नागपुर का पठार कहा जाता है। उन्हीं से मिलता जुलता है, इसीलिए इस पार्ट को झारखंड में जो है उसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कोयले की खानें जो हैं वो छोटा नागपुर के पठार यानी झारखंड में। ठीक है, ये पूरी तरह से खनिजों वाला प्रदेश है। इसके बाद इसी दक्कन का पठार का ही पार्ट है कौन, छोटा नागपुर का पठार, और इसी का पार्ट ये पूरा था मेघालय था। लेकिन बांग्लादेश में एक जगह है मालदा, और वहीं से बीच में दरार पड़ गई। ठीक है, तो मालदा दरार के कारण ये अलग हो गया और बस बचा मेघालय का पठार। तो क्वेश्चन ये यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको मेघालय का पठार। ये सब हम किसका पढ़ रहे हैं, दक्कन के पठार का पार्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा, दक्कन का पठार, विदर्भ का पठार, धारवाड़ का पठार, रायलसीमा का पठार, तमिलनाडु का पठार, तेलंगाना में तेलंगाना का पठार, छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार, उड़ीसा में दंडकारण्य का पठार, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, और उसी का पार्ट है ये मेघालय का पठार, इसी को शिलोंग का पठार कह देगा। ठीक है, बहुत ये भी कोयले के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ गारो खासी जो पहाड़ियाँ हैं वो भी इसी दक्कन के पठार का ही पार्ट है। ठीक है, अब आप सबको बता दें तो आपको पता चल गया कि जो मेघालय का पठार है वो एक्चुअल में छोटा नागपुर पठार का टूटा हुआ पार्ट है, क्योंकि यहाँ धंस गया था बांग्लादेश के पास, इसीलिए वो अलग हो गया। और छोटा नागपुर का पठार किसका पार्ट है, दक्कन के पठार का पार्ट। तो मेनली एक्चुअल में ये सब एक ही के पार्ट है, दक्कन के पठार का पार्ट। ठीक है, तो पठारों को हमने उनकी सीमा के आधार पर उनके प्रादेशिक विभाजन को पढ़ लिया। फिर से याद कर लेते हैं, दक्कन जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसे दो पार्ट में डिवाइड कौन करता है, तो नर्मदा नदी करती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अरावली की पहाड़ियाँ इनकी सीमा बनाती है, यानी पूछेगा जो पेनिनसुलर प्लेटू है उनके कगारों का काम कौन करता है, बाउंड्री का काम कौन करता है, तो कई सारी पहाड़ियाँ, इधर अरावली की पहाड़ियाँ, इधर विंध्याचल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ी हो गई। ठीक है, इधर रामगढ़ राजमहल की पहाड़ी हो गई, इधर ईस्टर्न घाट, इधर वेस्टर्न घाट, ये सभी क्या करते हैं, एक बाउंड्री का काम करते हैं किसके, पठारों के लिए, यानी कि पेनिनसुलर प्लेटू के लिए, प्रायद्वीपीय पठार के लिए। ठीक है, नर्मदा नदी दो पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर वाले को मध्यवर्ती उच्च भूमि, नीचे वाले को दक्कन का पठार बोलते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि में कई सारे पठार हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग वैरायटी के खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए इनके नाम हमें अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जिस क्वालिटी का पठार, जिस क्वालिटी का हमें कोयला यहाँ देखने को मिलेगा वैसा ही मालवा के पठार में देखने को पड़ेगा या देखने को मिलेगा, या वैसा ही छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है, तो विंध्याचल का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन ट्रैप, धारवाड़ का पठार, तेलंगाना का पठार, रायलसीमा का पठार, तमिलनाडु का पठार, ठीक है, बस्तर का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, यही हमें दक्षिण भारत में देखना था। और आज हमने पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।